देहरादून में दिन दहाड़े हुई हत्या के मामले में नए तथ्य सामने आए हैं। काशीपुर निवासी और स्टोन क्रेशर संचालक विक्रम शर्मा पर सूत्रों के अनुसार 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से 30 से अधिक हत्या के मामले भी शामिल बताए जा रहे हैं और उनके झारखंड के एक गैंग से संबंध होने की बात भी सामने आ रही है। पुलिस इसे गैंगवार का नतीजा मानकर जांच कर रही है। वहीं जानकारी के अनुसार विक्रम शर्मा सुबह लगभग 9 बजे जिम गए हुए थे और 10:30 बजे जिम से उतरते समय 2 हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ 3 गोलियां चला दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात पहले से योजनाबद्ध थी। मुख्य सड़क पर बाइक चालक को भी तैनात किया गया था और हमलावर घटनास्थल से बाइक पर फरार हो गए। प्रारंभिक जांच में पता चला कि मृतक को खतरे का अंदेशा था और वह पिस्टल लेकर आए थे, लेकिन हमलावरों ने हथियार निकालने का मौका भी नहीं दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। एक व्यक्ति विक्रम शर्मा नामक व्यक्ति ये यहाँ से जिम से आ रहे थे और जिम के बाद में ये करीबन 10:15 के लगभग कुछ अज्ञात हमलावर थे। उन्होंने उनको गोली मार दी और अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई है। हमारी एफएसएल की टीम से यहाँ पे विजिट कर लिया है और साथ में से पूरी एसटीएफ भी यहाँ पे इसकी जांच कर रही है। शहर में हमने नाकेबंदी कर ली है और जो भी ये हमलावर हैं उनको हम बहुत जल्दी पकड़ेंगे और उनको सख्त से सख्त दिलाएंगे। सर, भीड़भरे बाजार में गोली लगती है, उसके बाद अभी तक पकड़ा नहीं जाता, आप क्या मानेंगे? कैसे सब जगह चौराहे भी है, बगल में पुलिस भी तैनात रहती है यहाँ पर? देखिए, जो घटना हुई है उसको इसकी गंभीरता यही है कि हम तुरंत यहाँ पर इसकी टीम भी आई है और जितने भी जिले के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं इसका स्वयं इसका पर्यवेक्षण कर रहे हैं और बहुत जल्दी इस घटना का हम खुलासा करेंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। उत्तराखंड के चमोली जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां एक पिकअप वाहन करीब 40 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसा सिमली ग्वालदम नेशनल हाईवे पर कूड़ा बैंड के पास हुआ है। बताया जा रहा है कि वाहन में सवार सभी लोग बरेली से देवाल मेले के लिए सामान लेकर आ रहे थे। दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। सभी घायलों को तुरंत ही थराली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। पुलिस के अनुसार हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि अन्य को मामूली चोटें आई हैं। फिलहाल सभी का इलाज जारी है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। तो चमोली की ये तस्वीरें, जहां चमोली में देखिए पिकअप गिरने से हादसा हुआ है। हादसा सिमली ग्वालदम नेशनल हाईवे का ये बताया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर हादसा हुआ है। वाहन में सवार करीब जो है 5 लोग थे, घायल हुए हैं। 2 लोग गंभीर घायल हैं, अन्य को मामूली चोट आई है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे देहरादून की। प्रदेश में लगातार बढ़ते अपराधों को लेकर सीडब्ल्यूसी सदस्य और उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। दरअसल माहरा ने कहा कि भाजपा शासन में देवभूमि उत्तराखंड की शांति और सुरक्षा पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रदेश में बढ़ते अपराध और आए दिन हो रही हत्याएं साफ संकेत हैं कि कानून व्यवस्था कमजोर पड़ गई है। जिस सरकार ने सुरक्षित उत्तराखंड का वादा किया था, वही आज जवाब देने से बचती नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खुद को धाकड़ कहलाने में बिल्कुल नहीं शर्मा रहे हैं, जबकि जमीन पर जनता डर और असुरक्षा का माहौल महसूस कर रही है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण और शिक्षा के लिए जाने जाने वाली ये देवभूमि उत्तराखंड आज फिर शर्मसार हुई है। आज प्रदेश की राजधानी में सुबह सुबह विक्रम शर्मा नाम के एक नवयुवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। और यही नहीं, इस पूरे प्रदेश में ऐसा लगता है इस देवभूमि में अपराध बढ़ चढ़कर सर नाच रहा है। और हो भी क्यों ना, जिस प्रदेश में प्रदेश के पूर्व काबीना मंत्री बंशीधर भगत जैसे लोग एक ऐसे व्यक्ति को, अमित बिष्ट नाम के जो पार्षद हैं, उनको 2 महीने पहले एसएसपी को धमकी देते हुए वापस लेके आते हैं और वो व्यक्ति अमित। देहरादून से खबर, जहां वन अनुसंधान संस्थान में वन विभाग द्वारा फॉरेस्ट फायर प्रबंधन को लेकर विभिन्न विभागों
और संस्थानों के साथ एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में करीब 31 विभागों और संस्थानों के प्रमुखों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि अधिकांश शीर्ष अधिकारी स्वयं उपस्थित नहीं हुए और अपने स्थान पर अधीनस्थ अधिकारियों को भेज दिया। वनाग्नि जैसे संवेदनशील और राज्यव्यापी संकट से जुड़े इस अहम विषय पर उच्च अधिकारियों की गैर मौजूदगी ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वन विभाग नहीं, हमने दूसरे डिपार्टमेंट का भी कोऑपरेशन चाहिए, तो इसलिए एक इंटर एजेंसी बैठक हुआ, जिस बैठक में जैसे पुलिस है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, प्रचार प्रसार, पुलिस, वायरलेस, है ना, एंड हमारा फायर टेंडर डिपार्टमेंट, इस प्रकार की बहुत सारे डिपार्टमेंट आज उनका रिप्रेजेंटेटिव के साथ यहाँ पर आए थे। एवं उसमें ये बल दिया गया कि आगामी फॉरेस्ट फायर के जो सीज़न साधारणतः हमारा 15 फरवरी में शुरू होता है, तो उस हिसाब से हमने किस प्रकार की तैयारी करना चाहिए, किस प्रकार का हमारा ट्रेनिंग होना चाहिए, एवं किस प्रकार की कोई घटना हो जाने पर उसको कैसे जल्द से जल्द कंटेन करना चाहिए। एक गोल्डन आवर की बात हुआ आज, जिसको सभी लोगों ने सराहा कि जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। एफएसआई के द्वारा हमको एक प्रेजेंटेशन के माध्यम में बताया गया कि इवन साधारण जनता भी उनका पोर्टल में जाकर, एफएसआई के पोर्टल में जाकर फायर का डेंजर रेटिंग प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। उसमें क्या होगा ना, आपको एसएमएस मिलेगा। इसका सुविधा ये होगा कि आपका गांव में के आसपास अगर फॉरेस्ट फायर लगता है या लगने का संभावना है तो उसके संबंध में पता चल जाएगा। तो इससे क्या होगा ना, हमने फॉरेस्ट फायर से जंगल को बचा। देहरादून से खबर, जहां स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार सकारात्मक प्रयास कर रहा है। खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हाल ही में प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव सचिन कुर्वे ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और मेडिकल कॉलेजों में चल रहे सुधार कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं प्रदेश में वर्तमान में 5 मेडिकल कॉलेज, 13 जिला अस्पताल और 24 उप जिला अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड, डायलिसिस, सिटी स्कैन और MRI जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। फेज में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, जो हमारे मेन CSC सेंटर है और हमारे जो मेडिकल कॉलेज है उसके साथ एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स है, उसको हम सुदृढ़ीकरण कैसे किया जाए उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। फर्स्ट फेज में हमने 42 पॉइंट्स जो हमारे 5 मेडिकल कॉलेजेस, 13 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और 24 हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, उसको फोकल पॉइंट्स के रूप में हम निर्धारित करने जा रहे हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड, डायलिसिस, CT स्कैन और MRI की सुविधा है लोगों को हमेशा उपलब्ध रहे। तो इस संदर्भ में हमारे आज ऑलमोस्ट 12 सेंटरों पे जो डायलिसिस की जो सुविधा है उस संदर्भ में हमारा टेंडर फाइनलाइज हो गया है और जो बचे हुए हमारे ऑलमोस्ट 25 पॉइंट्स है उसके संदर्भ में हमने दिशा निर्देश किए हैं, वो भी अप्रैल एंड तक हम उसको डायलिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम क्रियान्वित। चलिए बढ़ेंगे आगे। देहरादून से खबर, जहां धामी सरकार अपना आम बजट गैरसैंण स्थित विधानसभा में पेश करने जा रही है, जिसके साथ एक बार फिर से गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग भी तेजी से उठने लगी है। वहीं कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल का कहना है कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाएगा, जिसके लिए बीजेपी सरकार लगातार गैरसैंण विकास प्राधिकरण के माध्यम से विकास कार्यों को पूरा कर रही है। ये राजधानी तो भराड़ीसैंण गैरसैंण में ही होगी और हम सब लोगों की इच्छा भी है। मैं समझता हूँ कि सरकार बहुत तेज़ी से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रही है, वहाँ की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरा कर रही है और गैरसैंण विकास प्राधिकरण बना हुआ है। और मैं समझता हूँ आपने देखा होगा पिछले 5, 7, 10 वर्षों के अंदर भाजपा की सरकार जब से रही है तब से वहाँ के विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है और मैं समझता हूँ कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हमारी हैं उस दिशा में काम होंगे तो आने वाले समय में निश्चित ही भराड़ीसैंण गैरसैंण में राज। उत्तराखंड में कैंपटी टैक्सी स्टैंड के पास कथित अवैध खनन के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा बुरी तरह धंस गया, जिससे कि यातायात प्रभावित हो गया है।
आरोप है कि रात में जेसीबी से मुख्य मार्ग के नीचे प्लॉटिंग के लिए खुदाई की जा रही थी, जिसमें एक नगर पालिका सभासद का नाम भी सामने आ रहा है, जबकि खनन और वन विभाग पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं। ये मार्ग लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी, कैंपटी फॉल और गंगोत्री यमुनोत्री को जोड़ता है और इसमें पड़ी दरारों के कारण बड़े हादसे की आशंका भी जताई जा रही है। क्षेत्रीय सभासद सचिन गुहर ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, जबकि संबंधित अधिकारियों ने जांच का आश्वासन दिया है। का अगर कोई अवैध खनन या अवैध तरीके से काम चल रहा है तो इसकी उच्च स्तरीय अधिकारियों से मैं मांग करता हूं कि उच्च अधिकारी इसमें संज्ञान लें कि क्या कुछ मामला है, क्योंकि अगर रोड अगर एनएच की गिरती है तो इससे पूरा यातायात बाधित हो रहा है। पूर्णतः ये रोड बंद हो चुकी है और अगर कोई भी अगर भूमाफिया इस तरह का काम करता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इसकी जाँच बैठाई जाए। सर देखिए, ऐसा है कि उत्तराखंड जब से बना है ना, अगर अधिकारी सारे मिलके अगर सही से काम करें तो ये आपदाएं आना बंद हो जाएं और कोई भी अगर गलत कार्य होता है तो होगा ही नहीं, क्योंकि अधिकारी का डर तो होना चाहिए। अब यहाँ अगर अधिकारी मौके से फरार हैं या मौके पे आ नहीं रहे हैं या कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं। देहरादून से खबर है, जहां उत्तराखंड में जल्द शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा के लिए हेली सेवा को इस बार सुरक्षित बनाने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के अनुसार सभी विभाग यात्रियों की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक और मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। बीते वर्ष हेली सेवा में हुए 5 बड़े हादसों में 13 लोगों की मौत के बाद इस बार सुरक्षा मानकों को और कड़ा किया गया है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने सुरक्षा और तकनीकी व्यवस्थाओं को मजबूत किया है। 2023 में जारी टेंडर की अवधि 2025 में समाप्त होने के बाद 2026 की यात्रा के लिए नई एविएशन कंपनियों के चयन हेतु टेंडर जारी किए गए हैं। हेलीकॉप्टर शटल सेवाओं की संख्या 30% कम की गई है और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ लाइव ट्रैकिंग की व्यवस्था की गई है, ताकि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। डीजीसी के द्वारा जो डायरेक्शंस लास्ट सेकेंड फेज में दिए गए थे और उसके बाद में हम लोगों ने उनको इम्प्लीमेंट करवाते हुए यात्रा को पुनः आरंभ करवाया था। तो इंटरमीडिएट या इमीडिएट मेजर्स के बाद में जो मिड टर्म स्टेप्स लिए जाने थे उन पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें के रूट्स भी हम लोगों के पब्लिश होने वाले हैं और साथ ही लाइव ट्रैकिंग जो होनी है इन सारे हेलीकॉप्टर्स की, उसके लिए भी उसमें जो ऑपरेटर्स इंस्टॉल होना है तो उसमें रिक्वेस्ट लेटर हमारी तरफ से डीजीसी को जाना है। और इसके अतिरिक्त ATCOs की फर्दर जो तैनाती होनी है, जैसे लास्ट यात्रा में हम लोगों ने या जो सेकंड फेज था यात्रा का, उसमें हम लोगों ने ATCOs को सहस्त्रधारा और सिरसी में अपॉइंट किया था। अभी हमें केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी सिमिलर लाइन पे काम किया जाना है और दोनों हेलीपैड्स की जो वाइडनिंग होनी है, बद्रीनाथ में हेलीपैड की वाइडनिंग और केदारनाथ जी में आगे जो एक लैंडिंग एरिया है उसे फ्लैट किए जाने की ज़रूरत है। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और ATC भी वहाँ पे बनाए जाने के डायरेक्शन हमें मिले। तो हमारी ओवरऑल कोशिश यही रहेगी कि हम देहरादून में SSP आवास से करीब 500 मीटर दूर सिल्वर सिटी मॉल के पास जिम से बाहर निकल रहे प्रॉपर्टी डीलर विक्रम शर्मा की 3 अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना राजपुर रोड क्षेत्र में हुई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। हमलावरों की पहचान के लिए आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। SSP अजय सिंह स्वयं मौके पर पहुंचकर मामले की निगरानी कर रहे हैं। तो देखिए, सिल्वर सिटी मॉल के पास की ये घटना है, जब जिम से लौटते समय ये पूरी घटना हुई। 3 अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की है। ये तस्वीरें आप देखिए। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। मामले को लेकर आगे की कार्रवाई में पुलिस अधिकारी जुटे हुए हैं। SSP अजय सिंह मौके पर मौजूद रहे और उन्हीं के देखिए सुपरविजन में और भी अधिकारी पहुंचे और पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आगे की जाँच भी जो है पुलिस तेजी से कर रही है। सिटी सिल्वर मॉल की ये जो है पूरी घटना बताई जा रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। रुद्रप्रयाग में महाशिवरात्रि के अवसर पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि की घोषणा की जाएगी।
और इसको लेकर रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। खासतौर से तैयारियां की जा रही हैं। जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग प्रतीक जैन ने बताया कि यात्रा की तैयारियां पहले से ही जारी हैं, लेकिन कपाट खुलने की आधिकारिक तिथि घोषित होते ही व्यवस्थाओं में और भी तेजी लाई जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि केदारनाथ यात्रा से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स के साथ लगातार बैठकें की जा रही हैं ताकि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना फैले और श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित दर्शन मिल सकें। तो देखिए, महाशिवरात्रि के अवसर पर कपाट खुलने की तिथि की घोषणा होनी है और इसी को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। हालांकि देखिए, तैयारियां काफी पहले से शुरू कर दी जाती है क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं और ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है और इसी जिम्मेदारी का निर्वहन प्रशासन कर रहा है और इसी को लेकर पहले से तैयारियां जारी। लेकिन तिथि की घोषणा होने के साथ कहा जा रहा है कि इन तैयारियों में और भी ज्यादा तेजी लाई जाएगी ताकि जो वहां पर पहुंचने वाले श्रद्धालु हैं उन्हें किसी प्रकार की अव्यवस्था ना मिले और उनकी सुरक्षा का विशेष तौर पे ध्यान रखा जा सके। जी बिल्कुल, जनपद में मैं देख रहा हूँ सभी लोगों में और सभी जो केदारनाथ जी यात्रा से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स हैं उनमें यात्रा को लेके बहुत उत्साह है और सब आगामी महाशिवरात्रि के दिन भी हम सब जानते हैं कि केदारनाथ जी टेम्पल ओपनिंग की ऑफिशियल डेट डिक्लेयर होने वाली है। तो प्रशासन भी इसके लिए बहुत सक्रिय है, बहुत उत्साहपूर्ण है, सभी अधिकारीगण भी, कि एक बार जब ऑफिशियल डेट डिक्लेयर हो जाएगी तो आगामी यात्रा की प्लानिंग और थोड़ा अच्छे तरीके से करने में हम सब लोगों को भी और अच्छा लगेगा। साथ में आपको ये भी बताना चाहूंगा कि केदारनाथ जी यात्रा की जो भी तैयारियां हैं, हम सबको पता है कि ऑल्दो ऑफिशियल डेट डिक्लेयर नहीं हुई है, उसी